बीजेपी ने बहुत कोशिश की तमिलनाडु में और बहुत प्रॉप अप भी किया अन्नामलाई जी को, पर उसके बाद वो छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद वो एकदम से वो भाषा बोलते हैं जिससे बहुत लोगों को लगा कि अब डीएमके की भाषा बोल रहे हैं। नॉर्थ इंडिया का वो मेंशन करते हैं क्राइम के अंदर कि नॉर्थ पिन पॉइंट करके नॉर्थ इंडियन, जो डीएमके की भाषा थी और जो उनकी भाषा कभी भी नहीं थी। तो क्या चल रहा है अन्नामलाई फैक्टर को लेके तमिलनाडु के अंदर, और क्या बीजेपी अब बिल्कुल पिक्चर से बाहर है? वहां पे क्या नए पोल्स होने वाले हैं एआईडीएमके का, डीएमके का, अन्नामलाई का? पहले मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा आपसे। मेरी गणना यह है कि एडीएमके अभी खत्म हो चुका है, या आने वाले चुनाव तक खत्म हो जाएगा। यानी एडीएमके के टुकड़े बन के वो कुछ विजय से मिल जाएंगे, कुछ डीएमके के साथ मिल जाएंगे, कुछ अन्नामलाई जी के साथ मिल जाएंगे, कुछ भाजपा के साथ मिल जाएंगे। और रही बात भाजपा की, मुझे नहीं लगता है कि ये अन्नामलाई जी जो हैं वो और अमित शाह जी और भाजपा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। के बीच में बहुत सारा बिगड़ गया है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये ऐसा लगता है कि कोई बड़े टेक कंपनी का बिग एग्जीक्यूटिव वो नए टेक्नोलॉजी में काम करना चाहता है और विथआउट कंस्ट्रेंट्स काम करना चाहता है, इसलिए वो अपना स्टार्टअप खोल देता है। और बड़े कंपनीज में जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं स्टार्टअप्स में। उसे सक्सेसफुल बनाने के बाद वो बिग कंपनी में मिल सकता है या उसके साथ जोड़ सकता है, नहीं मिलके उस अम्ब्रेला में एक दूसरा कंपनी बन के रह सकता है। इस तरह मुझे लगता है कि अन्नामलाई जी भाजपा के साथ एनडीए में ही रहेंगे आने वाले चुनाव में। और रही बात भाजपा की, वो तमिलनाडु भाजपा को क्लोज नहीं करेंगे, तब तो ये साफ दिखेगा कि अन्नामलाई जी का जो पार्टी है वो भाजपा है। सिर्फ एक तमिल साउंडिंग नाम लेके वो फाइट कर रहा है, इसलिए भाजपा को चालू रखेंगे। और मगर भाजपा के महत्वपूर्ण नेता जो हैं वो अन्नामलाई जी के साथ जोड़ जाएंगे। अभी कुछ जुड़े हुए हैं और कोई लोग जोड़ने वाले हैं आने वाले सालों में। और अन्नामलाई जी की कुंडली को लेके मुझे बिल्कुल विश्वास है कि उनका राजनैतिक करियर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी शुरू हो रहा है। 2023 में उनके लिए एक अच्छा समय शुरू हुआ था, मगर ये इतना अच्छा नहीं था। 2027 में उनका और अच्छा समय शुरू होने वाला है। और 2027 सेकंड हाफ से लेके उनका जो राइज होगा वो फिनोमिनल होगा। और लॉजिकली स्पीकिंग तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, एक शून्य है। विजय जी टेम्पररी उसे फिल कर चुके हैं, मगर एडीएमके खत्म हुआ है और डीएमके कमजोर बन गया है इस चुनाव में। मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन में इट विल बी बिटवीन विजय जी के पार्टी टीवीके के और अन्नामलाई जी का जो नया पार्टी होगा उसका ये कोएलिशन होगा एनडीए के साथ। सो उनके बीच में टक्कर होगा। और डीएमके जो होगा वो वोट्स को बेसिकली स्प्लिट करने के लिए काम आएगा। वो खत्म नहीं होगा, वो डीएमके तब भी रहेगा, मगर वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकेंगे आने वाले चुनाव में। ये विजय के बीच में और अन्नामलाई के बीच में होगा आने वाला इलेक्शन। और मेरा प्रिडिक्शन ये भी है कि अन्नामलाई जी आने वाले चुनाव में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और शायद ये इलेक्शन 2031 में नहीं आएगा, मगर इसी दशाब्द में आएगा, 2030 से पहले आएगा ये इलेक्शन। जी जी जी, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण बातें एक साथ आपने जोड़ दी, तो मैं थोड़ा उस पर इलाबोरेशन चाहूंगा कि जो बीजेपी के अंदर एक बेसिकली जो एग्जिस्टिंग बीजेपी थी, लीडर्स के नाम क्या लेने, वो कंफर्टेबल नहीं थी अन्नामलाई जी से। जैसे आपने कहा एक बड़ी कंपनी के लोगों को लगता है हमने 40 साल दिए इस कंपनी को, कल का आया 5 साल में हमारी पूरी, कल का लड़का आया हुआ है हमारी कंपनी में, हमारा क्या रोल रहेगा। और भारत में अनलाइक यूएस पॉलिटिक्स बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस है। मतलब कोई इंडिपेंडेंट आ जाए, जैसे चीफ मिनिस्टर विजय आ गए, तो अगर किसी पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो लोग कहते हैं अरे सबर करो, अरे पेशेंस रखो, अरे आराम करो। दैट इज इंडियन माइंडसेट ब्रॉडली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको लगता है कि जो ये सेपरेशन हुआ है ये एक स्ट्रैटेजिक सेपरेशन है और ये लड़ाई वाला सेपरेशन नहीं है बीजेपी एंड अन्नामलाई का? मुझे नहीं लगता है कि ये लड़ाई वाला सेपरेशन है, ये स्ट्रैटेजिक सेपरेशन है। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर अमित शाह जी ने अन्नामलाई जी के साथ जब क्लोज डोर मीटिंग्स हुए थे तब कहा है कि उन लोगों को हटा के तुम्हें तुम्हें जो भी
पार्टी का फुल कंट्रोल दे देंगे। मगर शायद दोनों साइड ये रियलाइज़ हो चुके हैं कि एक एक सीलिंग है। अन्नामलई जी अगर भाजपा का हिस्सा बन के लड़ रहे हैं, तो कुछ उन पे कंस्ट्रेंट्स होंगे और कुछ सीलिंग रहेगा। जितनी ऊँचाई तक वो पार्टी को ले सकते हैं, थोड़ा कंस्ट्रेंट्स है। अगर कोई तमिल साउंडिंग नाम लेके और दूसरा पार्टी बना के और कुछ डीएमके के, एडीएमके के जो लैंग्वेज होती है, उसी भाषा में बात करके, शायद वो नॉर्थ इंडियंस को पसंद नहीं आया, मगर वो तमिलनाडु में वो वो रेटरिक जो है, वो अच्छा काम करता है। ये बेसिकली कोई कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं रख के अगर वो काम कर सकते हैं, तो जो सीलिंग था, वो सीलिंग शायद 30% वोट शेयर या 20% 30% वोट शेयर से ना ये 40% या 45% वोट शेयर तक उनका सीलिंग पहुँच गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है और शायद कुछ कुछ उनके बीच में कुछ फ़र्क था। एग्ज़ैक्टली कुछ स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना था, मगर मुझे लगता है कि अंत में वो प्रोबेबली सेम पेज पे हैं और जो भी ये एक्सपीरियंस लीडर्स हैं जिनकी ज़िक्र आपने की थी, उन्हें फ्री हैंड दिया जाएगा, आप जो करना चाहते हो कर लो। मगर इस साल फ्री मार्केट, पॉलिटिक्स में भी फ्री मार्केट चलता है और अंत में नरेंद्र मोदी जी कैसे एलके आडवाणी जी को हटा के वो बीजेपी के बीजेपी को अपने हाथ में ले लिया था। उसी तरह जैसे अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी ने किया था नेशनल बीजेपी में, वो तमिलनाडु में करने का मौका अन्नामलई जी को दिया गया है और वो उसका फ़ायदा उठाएँगे और आने वाले इलेक्शन तक भाजपा चलता रहेगा, मगर भाजपा से बहुत आगे निकल चुके होंगे अन्नामलई जी और तब वो उनका पार्टी एनडीए का हिस्सा बन जाएगा और जिस तरह पिछले इलेक्शंस में अन्नामलई जी को साइडलाइन करके एडीएमके के साथ समझौता किया था डीएमके को हटाने के लिए, उसी तरह वो उन अनुभवी लोगों को हटा के साइडलाइन करके अन्नामलई जी के पार्टी को फ्री हैंड देंगे एनडीए में। मैं एक कमेंट मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर पे भी चाहूंगा, जो इंटरेस्टिंगली एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं, जो ये भी दिखाता है एस्ट्रोलॉजी भारत की कैसे सोल में घुसी हुई है कि आप किसी भी धर्म को माने बट एस्ट्रोलॉजी में आपका विश्वास है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बट थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है वो। बट तो आप उनका क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत ही राजयोग लिखा था, जो पहला चुनाव लड़के कई लोग आंध्र प्रदेश से कंपेयर करते हैं, चिरंजीवी लगे रहे, पवन कल्याण लगे रहे, पैसा भी खर्चा, सुपरस्टार भी बहुत बड़े थे, बट समहाउ इट डिड नॉट वर्क, वेयरएज इनका वर्क कर गया। सो हाउ डू यू सी, ये सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म है, या ये फ्लैश इन द पैन, एकदम से उठाओ और एकदम से बैठने तक भी स्थिति हो सकती है? मेरे हिसाब से वो इस मुकाम तक पहुंच गए सिर्फ अपने स्टार पावर के कारण नहीं। स्टार पावर एक कारण है और दूसरा कारण यह है कि जो भी यूएस डीप स्टेट है, जो भी वेस्टर्न डीप स्टेट है, जो सनातन के खिलाफ काम करता है, जो डीएमके के साथ मिला हुआ था पिछले कुछ सालों सालों में, वो तंग आ चुके थे कि डीएमके अब गिरने वाला है। जैसे जैसे आप धुरंधर फ़िल्म को देखते हैं तो रणवीर सिंह का कैरेक्टर कहता है ये अ, तख्त तख्त पलटने वाला है, सियासत का तख्त पलटने वाला है। उस तरह कुछ लोग, कुछ धुरंधर जो भारत के बाहर बैठे हुए हैं, वो उन्होंने कहा सियासती तख्त पलटने वाला है तमिलनाडु में, डीएमके के साथ छोड़ना है। उन्हें शायद लगा कि विजय अच्छा बैठा है। मुझे लगता है कि विजय के पीछे कुछ बड़े पावर्स हैं, ये सिर्फ़ उनका स्टार पावर नहीं है। इसलिए पवन कल्याण और चिरंजीवी के साथ उनका कंपेयर करना ये नाइंसाफ़ी है। और मुझे लगता है विजय जी की कुंडली से मुझे लगता है कि ये कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। ये ये अच्छा काम नहीं कर सकेंगे और लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकेंगे। जो भी बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फ़िल्म्स को लेके, फ़िल्म में जो बड़े काम वो करते हैं उनको लेके जो भी एक्सपेक्टेशंस है, वो उनके खिलाफ काम करेंगे। वो ये टिकने वाला नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है, मगर वो पॉलिटिक्स में कई साल तक रहने वाले हैं, ये नहीं जाने वाले हैं। आने वाले चुनाव में वो हारने वाले हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि डीएमके वापसी करेगा क्योंकि जो बड़े पावर्स उनके पीछे थे, वो हट गए हैं और अब ये मुकाबला होगा अन्नामलई जी और एनडीए और विजय के पार्टी के बीच में। विजय के पार्टी के पीछे होगा यूएस डीप स्टेट
और अन्नामलाई के पीछे होगा बीजेपी का मशीनरी और आरएसएस का मशीनरी और एनडी और सनातनी फोर्सेस। इसलिए ये सनातनी फोर्सेस और यूएस डिक्टेट के बीच में मुकाबला होगा, डीएमके साइडलाइन हो जाएगा। इसलिए विजय जी बहुत कई इंटरेस्टिंग देर हो तक रहेंगे।